नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, आपकी अपनी क्लास में। और आज हम चर्चा करेंगे पिछली क्लास में जो जहाँ पर हमने छोड़ा था सिंधु घाटी सभ्यता को, उससे आगे एक ही क्लास हुई है प्राचीन इतिहास को लेकर हमारी। और हमने जो शुरुआत की थी वो सिंधु घाटी सभ्यता से हम शुरुआत कर रहे थे। पहली क्लास में हमने डिटेल से देखा था कि किस प्रकार दो सभ्यताएं हुई है, ठीक है, एक ही समय में थोड़े बहुत आगे पीछे रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद आर्य सभ्यता, ठीक है, दोनों देखा था। और दोनों सभ्यताओं का काफी महत्व रहा है। भारत का भारत में अंग्रेजों के आने के बाद और भारत को आज़ादी मिलने के पहले तक इन सभ्यताओं ने काफी कुछ भारत में मतलब लोगों को समझाया है, सिखाया है, वेदों को लेकर और सामाजिकरण को लेकर, स्त्रीकरण को लेकर, ठीक, स्त्री नहीं स्त्रीकरण, स्तर लेवल वाला, ठीक है, उसको लेकर काफी कुछ बताया है। तो हमें इस सभ्यता को सभी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, कहाँ पे क्या साक्ष्य मिले वो पढ़ने पड़ेंगे, किस प्रकार ये अस्तित्व में आती है वो पढ़ना पड़ेगा, किस प्रकार एक ग्रामीण जो सभ्यता थी ना वो किस प्रकार शहरीकरण का रूप ले लेती है, और शहरीकरण के रूप के बाद किस प्रकार इसका पतन होने लगता है और लोग वो कहाँ पे जाते हैं, उस सारी चीज़ों पे हमें चर्चा करनी है। काफ़ी शानदार चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहना साथ। और आज क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है तो पूरी देखना इसको, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास में। देखो, कोई भी सभ्यता हो, चाहे सभ्यता छोड़ो, कोई भी मकान भी हो ना, कोई भी मकान भी हो, तो समझना यहाँ पे सबसे पहले उस मकान की नींव डाली जाती है, ठीक है। तो ये सभ्यता चाहे लोग कहीं से भी आए हो, चाहे कहीं यहीं से आए हो, चाहे मध्य एशिया से आए हो, चाहे किसी भी देश के, पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से से आए हो ये लोग, ठीक है, अगर ये यहाँ पे आए हैं ना तो सबसे पहले ये लोग यहाँ पे बसे होंगे। तो बसने के लिए इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने कुछ तो किया होगा ना, जंगल साफ किए होंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि इनको बनाए हुए घर मिल गए होंगे, इन्होंने ऐसी जगह तलाश की होगी जहाँ पर ये रह सके। इन्होंने उन पेड़ों को चुना होगा जो मजबूत होंगे, जिनकी छाँव में ये रह सकें, ठीक है। मौसम तो भारत में निरंतर बदलता रहता है ना, मौसम तो एक रहता नहीं है। तो इन्होंने मौसम के हिसाब से भी काफ़ी कुछ सीखा होगा ना, कि कुछ दिनों बाद धूप आ रही है, कुछ दिनों बाद बारिश आ रही है, कुछ दिनों बाद नदियाँ बह के अपना पानी लेके आ रही है, कुछ दिनों बाद नदियाँ सूख जाती है। तो इन सारी चीज़ों को इन्होंने देखा होगा ना। ऐसा नहीं है कि 10 दिन में, 1 साल में, 2 साल में इन्होंने अपने बड़े-बड़े टीले खड़े कर दिए हों, ठीक है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले इन लोगों ने ऐसी व्यवस्थाएँ की होगी कि हम कहाँ पे सुरक्षित रह सकते हैं, कहाँ पे हमारे मवेशी रह सकते हैं। इन्होंने पशुपालन था, अवशेष मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो हमें चर्चा करनी है किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, ध्यान से देखना कि सबसे पहले हमें वो सारी चीज़ें देखनी होगी। कौन सी? ये लोग आए यहाँ पे, मान लेते हैं आए ये लोग, लेकिन इनका शुरू कैसे हुआ रहना, इनका रहन सहन, इनकी संस्कृति, इनका व्यापार, शिल्प कलाएं, ठीक है, और किस प्रकार इनका मानकीकरण का स्तर बढ़ा आगे चलकर, ठीक है, वो चीज़ें देखनी है। कृषि देखनी है, संस्कृति देखनी है, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो सबसे पहले आपको मैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल लिखना, सबसे पहले पहला पॉइंट लिखना आप, साथ में देखो लिखना पड़ेगा, इसमें पॉइंट डालेंगे, बाकी समझते हुए जाएंगे, ठीक है। फिर ताकि आप कभी भी किसी भी गाइड से पढ़ो ना, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता कभी भी एग्जाम दो, कभी भी पढ़ो, तो उसमें क्या है कि आपको वो पॉइंट देखने हैं कि हाँ, ये पॉइंट कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। ये गाइडों में नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप अपने नोट्स में पॉइंट देख लोगे ना, तो फिर गाइड जब भी पढ़ोगे ना, तो आप उस पॉइंट में उन चीज़ों को ऐड कर लोगे, तो आप छांट पाओगे उन चीज़ों को, ठीक है। इसलिए मैं इन पे ज़्यादा जोर दूंगा। 3300 बीसी से 2600 बीसी तक ये काल है ना, ये इस काल को माना जाता है कि शुरुआत में नवपाषाण काल के बाद, ठीक है। हमने ये नहीं पढ़ा है काल, नवपाषाण काल ये पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3300 बीसी से लगा के 2600 बीसी तक, ठीक है, इस काल को कहा जाता है प्रारंभिक काल सिंधु घाटी सभ्यता का। समझना क्यों कहा जाता है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एक बार वापस समझना। शुरुआत में एक जीरो माना जाता है, ठीक है, हमारे कैलेंडर के अनुसार जीरो से 1 2 3 सन शुरू होते हैं, और यहाँ से 1 2 3 माइनस में चलते जाते हैं, ठीक है।
तो ये 3300 है ना, ये यहाँ पे आएगा 3300, फिर 3200, 3100 ऐसा आएगा, फिर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो से वापस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इधर से घटते हुए आएंगे, इधर से बढ़ते हुए। तो ये काल रहे ना प्रारंभिक काल, ये घटता हुआ काल रहेगा, इसलिए 3300 से 2600 पे आए हैं हम। समझ गए ना चीज को? 3300 से 2600 पे इसलिए आए हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट डालना आप, लिखना सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारंभिक काल, ठीक है। प्रारंभिक काल कहाँ से शुरू होता है? तो 3300 बीसी से ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, तो अपने पॉइंट बनाते हुए पढ़ना पड़ेगा। तो पहला ही पॉइंट लिख देना आप। अब देखना, हमें देखना पड़ेगा कि कृषि का विकास किस प्रकार हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में। कृषि का विकास साथ साथ लिखते हुए चलना है, कुछ पॉइंट है इनको देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ग्रामीण विकास किस प्रकार हुआ है। हमें कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है, लेकिन लोग आए होंगे, बसे होंगे, घर बनाए होंगे, ठीक है, अपने जानवरों को रखने के लिए जगह चुनी होगी। ऐसे तो नहीं है कि डायरेक्ट आके महल खड़े कर दिए, नहीं किए होंगे ना महल खड़े। तो उन्होंने तो चीजें की हो, कैसे की होगी? तो उनके लिए पहले घर बनाए होंगे ना, कच्चे घर बनाए होंगे। कच्चे घर नहीं बने होंगे तो जो पेड़ों की लकड़ियां होती है उनको काट काट के खड़े होकर तंबू बनाए होंगे। अब तंबू बनाने के लिए पेड़ तो होंगे नहीं, तो पत्तों का इस्तेमाल किया होगा। कपड़े नहीं थे तो कपड़ों की जगह उन्होंने क्या यूज किया होगा? पत्ते यूज किए होंगे। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। और तो वो सारी चीजें हमें देखनी है। अब देखना, पहला पॉइंट हमारा कृषि का विकास। कृषि का विकास किस प्रकार हुआ? जब कृषि करने लगे लोग, तो वहां पे एक चीज और देखनी है। देखो, कृषि हो रही है ना, तो वो ऐसी जगह चुनेंगे लोग। हर एक पॉइंट पे ध्यान रखना, हर एक बात पे ध्यान रखना, क्योंकि जब हम स्थान पढ़ेंगे ना, तो सारी चीजें आपके सामने वापस ही खुलेगी। तो जब भी वो कृषि कर रहे होंगे ना, तो समझना यहाँ पे चीज को, कि मान लो कि मैं कृषि कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं किस प्रकार की किस्में उगा रहा हूँ। ठीक है, उन लोगों को ये पता होगा ना, उनको ये भी पता होगा मौसम कैसा है, ठीक है, बारिश कब हो रही है, ये चीजें पता होगी उनको। धीरे धीरे उन्होंने पता लगाया होगा चीजों को, फिर उन्होंने पंचांग बनाया होगा अपना। तो वो फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रामीण विकास की। अगर बात करते हैं, ये डिटेल में वैसे ही पढ़ेंगे। ऐसी जगह चुनी होगी उन लोगों ने, कैसी जगह? जहाँ पे खेत हो और वहां पे रह भी सके। तो ऐसी जगह चुनी होगी उन लोगों ने जहाँ पानी की व्यवस्था हो, नदी की व्यवस्था हो, ठीक है, और वहाँ रहने की भी व्यवस्था हो जाए, ठीक है, ऐसा क्षेत्र चुना होगा। तो दो हो गए। अब तीसरी चीज देखना, तीसरा पॉइंट हमारे सामने शिल्प कला। शिल्प कला, अब सुनना, क्या ऐसा नहीं है क्या? खेती कर रहे हैं लोग, ठीक है, अब बीज उगा दिया। अब ऐसा तो नहीं को बीज एक ही दिन में बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो धीरे धीरे बीज बड़ा होगा, वो वहाँ पे देख रेख करेंगे, वो करेंगे। तो सोचने समझने की क्षमता आएगी ना उनमें। खाली वक्त में बैठे रहेंगे तो क्या करेंगे वो सारी चीजें। तो फिर शिल्प कला का आधार यहाँ पे जो माना गया ना, वो क्या माना गया? ये नहीं है कि बड़े बड़े मूर्तियां बना दी, वो नहीं है। इनका ऐसा कोई था नहीं, शुरुआत में ऐसा कोई भी नहीं था, ठीक है। छोटे छोटे पत्थर के औजार बनाना, ठीक है, वो शिल्प कला थी इनकी। मिट्टी के बर्तन बनाना, ऐसी जो भी चीजें थी ना, ये जो आकार दे रहे थे चीजों को, क्योंकि अपने ही यूज के लिए दे रहे थे, ठीक है, कोई बेचना नहीं था इनको शुरुआत में, ठीक है। तो वो सारी शिल्प कला है। तो ये अब ऐसा नहीं है कि कृषि का विकास ही नहीं हुआ, ग्रामीण विकास ही नहीं हुआ और शिल्प कलाएं बना के बेचने दूसरी सभ्यताओं में निकल गए हों, ठीक है, अपने पड़ोसी सभ्यताओं में निकल गए हों, ऐसा नहीं था। तो पहला पॉइंट कृषि का विकास, ग्रामीण विकास और शिल्प कला। उसके बाद मानकीकरण किस प्रकार हुआ, ठीक है। शिल्प कला जब बनाने लगे ना लोग, ठीक है, पहले तो हो रहा था, लेकिन काफी सारी सभ्यताओं में इन चीजों की जरूरत पड़ी होगी ना। इन्होंने ऐसे क्षेत्र चुने होंगे कृषि के लिए, कैसे? जहाँ पे मिट्टी हो, अच्छी मिट्टी हो, ठीक है, वो चीजें हैं। तो उस मिट्टी के द्वारा खेती भी कर रहे हैं, दूसरा शिल्प कलाओं का भी निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मानकीय क्रियाएं होती है ना, वो कहीं ना कहीं पड़ोसी सभ्यताओं को प्रेरित कर रही हो कि यहाँ पे आके एक दूसरी सभ्यताओं, मतलब सारी चीजें एक सभ्यता पे तो नहीं मिली ना, अलग अलग सभ्यताओं पे मिली ना। समझना, हर एक चीज को अलग अलग सभ्यताओं पे चीजें मिली है। तो
वो प्रोत्साहित कर रही हो, प्रेरित कर रही हो कि आप आइए हमारे यहाँ से बर्तन ले जाइए, ठीक है, और कुछ आप वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी वो ये लेके आ रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं एक संगठन का रूप बन रहा था इनके। सामाजिक संगठन बोलते, सामाजिक क्रियाएं बोलते, सोशोलॉजी में हमने देखा था जिस प्रकार। तो कहीं ना कहीं वो एक शुरू में तैयार हो रहा था ना, ठीक है, समाज के लोगों को लेकर। तो कहीं ना कहीं वो किससे सामने आ रहा था, कृषि के विकास को लेकर सामने आ रहा था, और उसी के कारण ये सारी क्रियाएं हो रही थी, ठीक है। फिर देखना क्षेत्रीय संस्कृतियां। हर एक चीज इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। क्षेत्रीय संस्कृति, अब मैं ये नहीं मतलब लिखा हो रहा हूँ कि लोथल से ये मिला है वो मिला है, वो सारी चीजें अपने आप आएगी। जब कृषि का विकास पढ़ेंगे ना तो स्थानों को लेकर पढ़ेंगे, किस स्थान पे कौन सी कृषि की जा रही थी, और उस कृषि के द्वारा जो पड़ोस में जो कृषियां थी ना वो किस प्रकार प्रभावित हो रही थी, किस प्रकार समाज आगे बढ़ रहा था, और किस प्रकार मतलब कि किस नदी के द्वारा। ऐसी नदियां होंगी जो 12 महीने बह रही होगी, ठीक है, तो वहाँ पे जो सभ्यता का विकास होगा वो मजबूती से हुआ होगा। जहाँ पे पानी की कमी होगी वहाँ पे सभ्यता कमजोर रही होगी। तो ऐसे पहलू पे जब चर्चा करेंगे ना तो आप खुद ही बता अंदाजा लगाने लगोगे कि हाँ, मोहनजोदड़ो जो शहरीकरण हुआ किस प्रकार हुआ, हड़प्पा का जो शहरीकरण सबसे पहले हुआ किस प्रकार हुआ, जबकि सबसे पहले यहाँ पे सभ्यता पहुंची नहीं थी, पहले कहीं और स्थान पर पहुंची थी, लेकिन शहरीकरण इन सभ्यताओं का क्यों, सिंधु नदी के किनारे थे, सबसे बड़ी नदी थी, ठीक है। तो वो सारी चीजें, क्षेत्रीय संस्कृतियों का मतलब यही होता है, देखो इनके रीति रिवाज जो भी है, जो भी रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मूर्तियां मिली है ना, मातृ देवी की मूर्ति आपको देखा होगा, तो वो सारी चीजें होती। उसके बाद छठा पॉइंट है हमारा ये, शहरीकरण की शुरुआत। इतनी सारी चीजें हो जाने, हर एक चीज को हम सीक्वेंस वाइज देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं शहरीकरण को ऊपर लिखवा देता, क्यों लिखवा देता मैं, हमें पढ़ना ही कृषि का विकास है, कृषि के द्वारा ही सारी चीजें होगी, कृषि के द्वारा ही ग्रामीण विकास का होगा। सबसे पहले लोग अपने लिए खाना चुनेंगे, उसके बाद कार्य करेंगे, उसके बाद रहने की व्यवस्था करेंगे। भूखे होंगे तो रहने की व्यवस्था कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले वो कृषि का विकास करने की सोचेंगे। अब आप सोचोगे कृषि का विकास, गेहूं के बीज उगा दिए तो 3 महीने लगे, देखो सिंपल सी बात समझना यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था। आ, पेड़ों से फल खा रहे थे लोग, तब भी तो जिंदा थे ना। तो उनको पता था, तभी तो यहाँ पे ऐसे स्थान चुने उन्होंने यहाँ पे आने के बाद, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पहले उन्होंने अपने खेतों का विकास किया, ऐसी क्रियाएं की। अब वहाँ पे हो सकता है कि वो यहाँ पे बसने से पहले अपने साथ कुछ आ, पशु लाए हों, ठीक है, जो दूध देने वाले होते हैं। मांस खाते थे ना, ये हमें पता है मांस खाते थे, तो ऐसे पशु लाए हों, या ऐसे पशुओं का शिकार कर रहे हो, इसलिए ऐसी जगह चुनी हो इन्होंने, यहाँ पे मैदानी भाग चुना हो, ठीक है। दूसरी चीज मांस खा रहे हो, आग का आविष्कार था, पका पका खा रहे हो, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब समझना यहाँ पे ग्रामीण विकास, तो पहले कृषि का आया, फिर ग्रामीण विकास आया। इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि इन लोगों ने ऐसे क्षेत्र चुने होंगे जहाँ पे खेती भी कर सके और रह भी सके, क्यों, ताकि कोई बाहर से हमला ना कर दे कोई दूसरा, और उनके अनाज ना ले जाए, वो सारी चीजें रही होंगी, ठीक है। मानकीकरण का इस तरह हमने देख लिया, शहरीकरण का। अब यहाँ पे लास्ट में जो शुरुआत होगी ना वो होगी व्यापार, व्यापार की ओर, ठीक है, व्यापार की ओर। और इसके बाद अस्तित्व में आएगी आर्य सभ्यताएं, वैदिक सभ्यताएं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इस व्यापार ने पूरी दुनिया में सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर एक परचम लहरा दिया था, ठीक है। इस परचम ने कहीं ना कहीं इसको इतना हाईलाइट कर दिया था कि लोग यहाँ पे आना चाहते थे, जुड़ना चाहते थे। तभी तो हमने देखा था ना कि कितने प्रकार की मोहरें मिली है, कितने देशों, दूसरे देशों की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें कितनी दूसरी सभ्यताओं में मिली है, ठीक है। उसका कारण क्या था, व्यापारी तो था, लेकिन उस व्यापार के लिए हमें इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा। एक बार इनको आपने नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो रोक के लिख लेना। हर एक चीज को समझते हुए चलना, हर एक चीज को, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, और महत्वपूर्ण भी है।
हम पता तो चलना चाहिए ना कि हम जिस देश में रह रहे हैं उसकी सभ्यताएं कैसी थी। हमने तो अभी तक यही पढ़ा है कि हमारा देश का जो संविधान लिया गया वो वहाँ से अधिकार उठाए गए, वहाँ से उठाए गए। हम पूरी सभ्यता पढ़ लेंगे ना, तब आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि वास्तव में हमने लिए तो हैं अधिकार, ठीक है, लेकिन उन लोगों ने ये चीज़ें जो जहाँ जहाँ से लेके आए ना, वो चीज़ें इसी सभ्यता से मिली है इनको, ठीक है। इसी सभ्यता ने किस प्रकार दूसरी सभ्यताओं में अपना विकास किया है, तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हमने कृषि की बात की थी ना, तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट आएगा ना, वो 7 पॉइंट जो हमने लिखा है ना, वो 7 पॉइंट ये हमारी नींव है सिंधु सभ्यता की। हमें ये पढ़ना है, तो आप बड़े-बड़े अक्षरों में वो पॉइंट लिखना। और ठीक है, अब शुरू होगी हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत किस प्रकार हुई वो। तो सबसे पहले हमें देखना है कृषि। कृषि, ठीक है, इसमें हम देखना है मानव बस्ती, मानव बस्ती और ग्रामीण कृषि का विकास। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट डालना है, अब देखना आगे। सोचो आप, लोग आए हैं, ठीक है, कहाँ पे? सिंधु नदी किनारे। सिंधु नदी कहाँ पे? ये जो नदी दिख रही है ना आपको, ये सिंधु नदी है। कैलाश पर्वत है यहाँ पे, ठीक है, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत है, सारे कैलाश पर्वत, ये सारी चीजें यहीं पे है। तो यहाँ से बहुत बड़ा हिस्सा है कैलाश पर्वत का यहाँ पे। तो यहाँ से एक नदी निकलती है जो जम्मू कश्मीर लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। इस नदी के किनारे अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, यहाँ पे बलूचिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इधर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये क्षेत्र हो गया, ये वाला क्षेत्र। ये जो क्षेत्र है ना, इतिहास में जब भी पाकिस्तान की बात की होगी आपने कि बंटवारे के टाइम हमारे साथ जो देश अलग हुआ ना, तो उसके साथ क्या चला गया? उसके साथ ये मैदानी भाग चला गया था। बहुत उपजाऊ मैदान है यहाँ पे, ठीक है, बहुत उपजाऊ मैदान है। क्यों? इतनी बड़ी नदी मिट्टी काट काट के पहाड़ से होके, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है बताओ? हिमालय ही तो है। तो हिमालय यहीं पे तो है, ट्रांस हिमालय, तो सबसे पुराना, ठीक है। तो यहाँ से नदी मिट्टी काट काट के, कितनी मिट्टी बहा बहा के पाकिस्तान में लाती होंगी, और कितनी नदियाँ मिलती हैं यहाँ पे, एक नदी तो मिलती ही नहीं है ना। हर एक पहलू को समझना। कितनी नदियाँ, सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास, कितनी नदियाँ मिल रही हैं यहाँ पे। इधर से अफगानिस्तान से हिंदू कुश पर्वतमाला के यहाँ पे काबुल नदी आके मिल रही है, ठीक है। यहाँ से वो बोलन नदी आके मिल रही है पाकिस्तान से। तो कितनी नदियाँ इस क्षेत्र में आके मिल रही है। और हमने क्या देखा था हिमालय में, जब गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकल के गंगा के मैदान से होके ब्रह्मपुत्र में, सॉरी, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में जब मिलती है ना, तो अपने साथ मिट्टी बहा के लाती है। वो मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना नदियों में, कभी तो सुना होगा आपने। तो वही तो स्थिति यहीं पे आ रही है कि मिट्टी बहा बहा के लाती है। तो आप ये क्षेत्र को सोचिए, ये पहाड़ी इलाके भी है यहाँ पे, लेकिन नदियां भी तो काफी सारी है ना। तो कितनी मिट्टी यहाँ पे बहा बहा के ला रही होगी। तभी तो इस सभ्यता का जो विकसित हुई सभ्यता, और इतनी ताकतवर विकसित हुई कि दूसरी सभ्यताओं की जनसंख्या भी इसकी बराबरी नहीं कर पा रही थी, ठीक है। व्यापार तो छोड़िए, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पे थी। तो ये चीजें हमारे सामने है। तो अब समझ गए, अब समझ में आ रहा है ना कि क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। अब समझना आ गया, इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था की होगी, ऐसी जगह चुनी होगी जहाँ पे नदियाँ मिट्टी लेके आई होगी, नवीन मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। इनको पता हो रहा होगा ना कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है, कौन सी नहीं होती है। क्योंकि ये बच्चे तो थे नहीं, बच्चे तो थे नहीं ना, ये तो बड़े बड़े हो गए थे ना, लोग थे ना ये तो। ऐसे तो नहीं कि छोटे छोटे बच्चे दौड़ के आए हो, नहीं है ना। समझना हर एक चीज़ को। तो इन्होंने भी जिंदगी जी है, 70 साल के लोग भी होंगे, 50 साल के लोग भी होंगे, 30 साल के लोग भी होंगे। तो उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस तो रहा होगा ना, थोड़ा बहुत तो रहा होगा ना। दिमाग नहीं था मान लेते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो रहा होगा ना। तो वो चीजें, दिमाग था, मैं ऐसे ही बोल दिया दिमाग था इन, ठीक है। तो सबसे पहले नदी, ठीक है, नदी का उपयोग किया होगा इन्होंने, समझना है यहाँ पे। अब नदी यहाँ पे बहा बहा के आज कितनी नदियां इससे जुड़ती होगी, कितनी नदियां
यहाँ पे जुड़ती होगी। ठीक है, तो सारी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ होंगी ना, छोटी छोटी नदियाँ, तो इन्होंने एक साल देखा होगा कि यहाँ से नदी पानी लेके आती है, इसमें मिलने के बाद सारा पानी खत्म। ठीक है, तो फिर इन्होंने कुछ की प्रयोग किया होगा, इन्होंने हो सकता है कि यहाँ पे हल्का फुल्का गड्ढे कर दिए हों इन लोगों ने मिल गए सभ्यताओं में, जहाँ पे भी नदी दिखती इनको छोटे छोटे गड्ढे कर दिए हों। कर सकते हैं ना ऐसे जहाँ पे भी, क्योंकि कम आबादी तो थी नहीं, ज़्यादा आबादी थी ना, तो गड्ढे कर दिए हों। क्यों? ताकि नदी का पानी बचा सके। एक साल निकल गया, दूसरे साल कर दिए हों, तीसरे साल कर दिए होंगे, तो किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कृषि, मानव बस्ती और ग्रामीण विकास। दूसरी चीज, ये पॉइंट लिखना आप पहला, ये उतारना, मानव बस्ती साथ साथ लिखते जाना। पहला पॉइंट लिखना नदियों का उपयोग। ठीक है, नदी का उपयोग। अब दूसरी चीज, नदी के उपयोग की बात करें तो बाढ़ के मैदान, कितनी बार बाढ़ आई होगी इनके, कितनी बार इनकी मिट्टी बहा बहा के ले गई होगी, कितनी बार नई मिट्टी आई होगी, तो इन्होंने अंदाजा लगा लिया होगा कहीं ना कहीं कि हाँ यहाँ तक बाढ़ का पानी आ सकता है। कहाँ तक? यहाँ तक। ठीक है, मान लो कि ये सिंधु नदी है। ठीक है, तो हो सकता है कि सिंधु नदी यहाँ पे बहती, तो इसका जो एरिया है ना वो इतना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। तो हो सकता है जो ये सभ्यताएं दूर दूर रही है ना, जैसे अफगानिस्तान में दो सभ्यताएं हुई है, बलूचिस्तान में हुई है, ये समुद्र है यहाँ पे सभ्यताएं हुई है, तो हो सकता है ना कि यही कारण रहा हो। कौन सा? कि ये जो नदी बह के आती है ना, वो बाढ़ का पानी लाती है, तो इनकी सारी मिट्टी बहा के ले जाती होगी। तो ठीक है, कहीं ना कहीं जो इन फिर इन्हें एक दो 3 साल निकले, 10 साल निकल गए होंगे मान लो, फिर उन्होंने सोच लिया कि हाँ सभ्यताएं हमें नदी से थोड़ी दूर रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नदी बहा के ले जाएगी, बाढ़ आ सकती है, एक साल नहीं आएगी, दूसरे साल आ गई होगी, तो नुकसान हुआ होगा, तो इन्होंने पीछे खींच ली। तो यही कारण रहा हो कि ऐसी दूर दूर जो सभ्यताएं थी ना इस नदी से, तो उसका कारण यही रहा हो। ठीक है, हो सकता है एक कारण ये भी हो सकता है। तो लिखला नदी का उपयोग और बाढ़ के मैदान। ठीक है, अब देखना आगे, पानी की व्यवस्था। अब इन्होंने नदी के बाढ़ से तो खुद को बचा लिया, ठीक है, बाढ़ आने दूर हो गए, लेकिन पानी की, सॉरी, सो दोस्तों लाइट चली गई थोड़ी, देखना आगे आ जाएगी भी। हाँ, इन्होंने पानी की बेहतर व्यवस्था की होगी, हमारा ये पॉइंट चल रहा है यहाँ पे। हमने देखा, देखो ये नदी, एक नदी का उदाहरण ले रहे हैं अभी, सिंधु नदी है, यहाँ पे बह के आ रही है। कभी कभी क्या होता है, काफी ज्यादा पानी लेके आती है तो क्या बाढ़ आ जाती है। तो अब ये लोग, पता चल गया कि कहाँ तक बाढ़ का पानी पहुंच सकता है, तो उन्होंने उस हिसाब से अपनी सभ्यताएं तैयार कर ली होगी। ठीक है, अब बेहतर व्यवस्था भी तो की होगी ना, जब ये नदी बाढ़ का पानी चला जाता है वापस, ठीक है, तब पानी कितना दूर होता होगा इनसे, ठीक, वो सारी चीजें। तो इन्होंने छोटे छोटे बांध बनाए, छोटे छोटे जलाशय बनाए। ठीक है, शुरुआत में इतने नहीं मिलते, और जैसे यहाँ पे एक मेहरगढ़ सभ्यता है, उसको पढ़ेंगे आगे, तो शुरुआत में इतने नहीं मिलते, लेकिन छोटे छोटे जलाशय मिलते हैं। ठीक है, गड्ढे मिलते हैं, और छोटे छोटे बांध जो इन्होंने व्यवस्था की होगी ना वो बनाए तो मिलते हैं। तो ऐसे इन्होंने शुरुआत में निर्माण करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट लिखना, यहाँ पे लिख देना अच्छी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था, ताकि आपको पता चल जाएगी। और जो भी लाइन आपको अच्छी लगे ना, एक लाइन नदी का उपयोग बाढ़ के मैदान के रूप में, तो लिख लेना लाइन को। जो बोलो एक लाइन लिख लेना, ताकि पूरा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वैसे भी हम काफी आसानी से समझ रहे हैं। 2 पॉइंट हो गए हमारे कृषि के विकास को और मानव बस्तियों को लेकर। तीसरा पॉइंट समझना आप यहाँ पे, तीसरा पॉइंट समझना प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति किस प्रकार? देखो, अगर हो सकता है ये अपने साथ पशु लेकर आए हों जो दूध देने वाले हों, या जिनसे भूख लगने पर मांस प्राप्त कर सके, ठीक है, मार सके उनको, या खेती करने के लिए उनका इस्तेमाल कर सके, वो सारी चीजें अगर साथ में लाए हों ये, और
बाद में तो थे इनके पास, ठीक है, साक्ष्य मिलते हैं ना, हल के साक्ष्य मिलते हैं, हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं, खुरपी के साक्ष्य मिलते हैं, जो गेहूं काटने के औजार उनके साक्ष्य मिलते हैं, तो साक्ष्य तो मिले हैं बाद में, ठीक है। और इसी ग्रामीण सभ्यताओं मिले में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि शहरी सभ्यताओं की तो हम बात भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, लेकिन ग्रामीण सभ्यताओं में जो साक्ष्य मिले हैं ना, हड्डियां मिली है, ठीक है, तो वो सारी चीजें मिली है हमें, तो उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि प्राकृतिक वनस्पति का, तो ये ऐसा कहा जाता है कि ये लोग क्या करते थे कि जो जंगली घास होती है ना, जो पशुओं के लिए काम आती है, ठीक है, तो उसको उसको उगाते थे। शुरुआत में सबसे पहले इन्होंने यही किया था कि जंगली घास उगाई थी और पेड़ उगाए थे, ठीक है, पौधे उगाए थे, छोटे छोटे पौधे, ताकि वो बड़े होकर फल दे सके, ठीक है। और जंगली घास उगा रहे थे, और पेड़ उगाने का मतलब पौधे लगाने का कारण एक यो भी था कि वो ऐसे पौधे लगा रहे थे जिनसे फिर बाद में जो लकड़ी के औजार बनाए ना, तो मजबूत औजार बना सके, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे थे ये। तो तीसरा पॉइंट प्राकृतिक वनस्पति का लिखना आप, ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट लिखना आप मिट्टी के, हाँ, चौथा पॉइंट एक छूट रहा है हमारा, मिट्टी के रंग, रंग तथा बनावट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिट्टी के रंग तथा बनावट, एक बार इनको लिखो फिर समझते हैं आप ही। ठीक है, मिट्टी के रंग तथा बनावट, इससे क्या पता चलता है हमें मिट्टी के रंग तथा बनावट। देखो, अभी तो हमारे पास मशीनें हैं, ठीक है, तो हम पता कर सकते हैं कि हाँ ये मिट्टी कितनी उपजाऊ, इनके पास तो नहीं थी ना, तो ये मिट्टी को देख के पता लगा सकते थे। जैसे नदी नई मिट्टी बहा के लाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग होगा, जो पुरानी मिट्टी होगी ना वो गाढ़ी होगी, ठीक है, तो उसका थोड़ा रंग अलग होगा, फीका होगा। तो वो सारी चीजें तो वो देख के पता लगा लेते थे कि हाँ कि ये मिट्टी कैसी है, ये उपजाऊ है या नहीं है, ठीक है। और मिट्टी के रंग तथा बनावट हाथ में लेके देख लेते थे कि हाँ ये मिट्टी कैसी है, वो सारी चीजें पहचानने लगे थे, ठीक है। तो ये है। अब देखना, मैंने जो बात की ना कि मानव बस्ती और ग्रामीण विकास, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मानव बस्ती और ग्रामीण विकास, तो जो भी साक्ष्य मिलेंगे आप देखना आगे जब भी पढ़ेंगे ना हम, जो भी साक्ष्य मिलेंगे वो साक्ष्य रहने वाले लोगों के, ठीक है, उनके खेतों के पास मिलेंगे। जो मतलब बस्तियां बना रखी ना, तो इनके जो भी अवशेष मिलेंगे ना वो खेतों के पास ही मिलेंगे, देखना। तो वहां से हम ये अंदाजा लगता है कि हाँ ये लोग जहाँ पे रहते थे वहीं पे इन्होंने अपने खेतों का निर्माण किया है। तो ये पॉइंट हो गए, तो लिख लेना आप, अवशेष, ज्यादातर अवशेष, ज्यादातर अवशेष, अवशेष मानव बस्तियों बस्तियों के पास मिलते हैं, ठीक है। पॉइंट यही है ना, प्रारंभिक बस्तियों में अवशेष हमेशा कृषि, सॉरी, क्या होता है कभी कभी कोई पॉइंट छूट जाता है तो फिर देखना पड़ता है उसको, ठीक है। छूटना कुछ भी नहीं चाहिए हमें, इसलिए देखना पड़ता है। यहाँ पे ये लिख दिया कि ज्यादातर अवशेष मानव बस्तियों के, ठीक है, कृषि भूमि के पास मिलते हैं, मानव बस्तियों के कृषि भूमि के पास मिलते हैं, कृषि भूमि के पास। समझ गए ना चीज को, कृषि भूमि के पास कैसे मिलते हैं, इस चीज से देख रहे होगे ना। अब देखो, कृषि भूमि के पास नहीं समझ में आया तो समझा देता हूँ। मान लो कि इन्होंने अन्न उगाया, अनाज पैदा किया, ठीक है। अब ये लोग जाएंगे अपने घर पे, मान लो घर दूर है, अनाज बचेगा क्या वहां पे, दूसरे लोग आके लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो उन लुटेरों से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए, ठीक है, जो बंदर होते थे उनसे बचने के लिए, तो कहीं ना कहीं इन्होंने वहां पे व्यवस्था की कि हम यहीं पे रहें और यहीं पे खेती करें, ठीक है। तो ये पॉइंट लिख लो एक बार, कृषि, मानव बस्ती, ग्रामीण, और ये नहीं लिखा हो तो एक बार लिख लो, फिर आगे देखते हैं हम। ठीक है, वीडियो को रोक के लिख देना नहीं लिखा हो तो। एक दो तीन चार पाँच, पांचों पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। इसके अंदर है कृषि, मानव बस्ती और ग्रामीण कृषि, ठीक है, इसके अंदर है ये।
ये पॉइंट हमारा जो चल रहा है ना, वो कृषि के अंदर ही चलेगा। जो पहली 7 पॉइंट लिखे थे ना हमने कृषि, ठीक है, तो उसके अंदर ही चलेंगे सारे। जब चेंज होगा तब मैं बोल दूंगा आपको, ठीक है। एक लिखना ऋतु चक्र, ऋतु चक्र, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखना है इसमें ऋतु चक्र, ठीक है। और इसको अगर सरल लिखना चाहो ना तो लिख देना ऋतुओं का ज्ञान, ऋतुओं का ज्ञान। अब ऋतुएं क्या होती है आपको भी पता है, ठीक है, पता है ना आपको ऋतुएं क्या होती है। अपने जो मौसम आता है, बारिश, गर्मी और ठंड, ये तीनों चीजें समझना है यहाँ पे। होता यूं है कि एक बार इसको डालो फिर देखते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे ऋतु चक्र की और ऋतुओं का ज्ञान को लेकर। देखना यहाँ पे, इन लोगों को, यहाँ पे रहने वाले लोगों को इतना पता है, बाढ़ की व्यवस्था कर ली कि कहाँ तक बाढ़ आ सकती है, तो इनको ये तो पता होगा ना कि किस मौसम में बाढ़ आएगी, ठीक है, किस मौसम में नदी मिट्टी बहा के लाएगी, ठीक है, वो मिट्टी उपजाऊ होगी। तो कहीं ना कहीं इनको सिंचाई के बारे में पता चल गया, ठीक है, सिंचाई का मतलब वर्षा के बारे में पता चल गया। समझना, हर एक चीज जुड़ी हुई है। दूसरी चीज कटाई के बारे में पता चल गया, मतलब कि कब नदियां सूख जाती है, ठीक है, उसका। और बुवाई के बारे में पता चल गया, कैसे नदियों का जल इकट्ठा कर रहे थे, बांध बनाकर जल इकट्ठा कर रहे थे, जलाशय बनाकर जल इकट्ठा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे वक्त पे बुआई कर रहे थे। देखो, वर्षा हो रही है निरंतर, ठीक है, उस वक्त करेंगे तो फसलें तो गल जाएगी ना। तो इनको ये चीजें पता चल रही थी, तो इन्होंने बुआई का जो समय होगा वो निश्चित किया होगा, किस टाइम पे हमें बुआई करनी है, ठीक है, वो सारी चीजें। तो कहीं ना कहीं भाई, वर्षा की बात कर ली, कटाई की बात कर ली, तो बुआई की जो बांध बनाकर जो कर रहे थे ना ये, ठीक है। तो इस चीज को लेकर हम कह सकते हैं ना कि भौगोलिक घटनाओं का इनको ज्ञान हो गया था यहाँ पे, भौगोलिक घटनाओं का, भौगोलिक घटनाओं का ज्ञान, भौगोलिक घटनाओं का इनको ज्ञान हो गया था। किसको लेकर? जब भी अगर मौसम की बात करें ना इसमें, उनको लेकर। देख लेते कोई छुड़ा तो नहीं है। अगर यहाँ पे एक चीज और देखना चाहे ना हम, तो देखना आप, मानसून का आगमन शब्द, मानसून का आगमन, आज हम नहीं कहते हैं कि मानसून लौट रहा है, लौटता हुआ मानसून। तो ये चीज, इन सबसे आपके सामने चीज निकल के आती नहीं आती है। सारी चीज लिखना है, ऐसे कैसे लिखता चलना, ऋतुओं का चक्र। अब क्यों पढ़ रहे हैं हम ये, ठीक है, ये भी मैं बताता हूँ। जब भी हम सभ्यताएं पढ़ेंगे ना, तब आपको एक्स्ट्रा माइंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको गूगल नहीं करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया होगा, ऐसा क्यों किया होगा। सारी चीजें आपके सामने पहले से ही बता देते हैं, पहले से ही हम समझ लेते हैं सारी चीजें, ताकि जब भी कोई सभ्यता पढ़े ना, तो आप अंदाजा लगाओ कि हाँ, ये नदी से इतनी दूर थी, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पास इस चीज की कमी रही होगी, इस चीज की कमी रही होगी। उदाहरण दूं मैं अगर आपको, तो यहाँ पे राजस्थान है वर्तमान का, सुनना, ये इलाका है जैसलमेर का, ठीक है, यहाँ पे है गंगा का मैदान। मैं मुझे बताओगे ये यहाँ पे बाजरा उगाऊं तो उगेगा कि नहीं उगेगा? जैसलमेर में उगेगा, असली बाजरा ही है यहाँ पे, तो और क्या है, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताओ, मैं बाजरा उगाऊं तो उगेगा कि नहीं उगेगा? आप कहोगे कि उगेगा, तो उगेगा, और यहाँ से बेहतर होगा, यहाँ से बेहतर यहाँ पे होगा। लेकिन मुख्य फसल कहाँ की है ये? यहाँ की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी फसलें हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बाजरा ही हो सकता है अधिकतर, ठीक है, ज्वार बाजरा ऐसी चीजें जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, इसलिए ये प्रमुख हो गई। यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी होगी? यहाँ की प्रमुख फसल वो होगी जो जो मतलब ज्यादा प्रॉफिट दे रही होगी इन लोगों को, ठीक है, तो वो होगी। तो समझना है इन चीजों को। लेकिन यहाँ पे हो सकते अब मैं बाजरा भी यहाँ पे उगाऊं तो हो जाए, लेकिन लोग गेहूं उगा दो यहाँ पे, आप उगा दोगे क्या गेहूं? है, यहाँ पे ऐसी चीजें उगा दो, जो आपको गन्ना उगा दो यहाँ पे जैसलमेर में, उगा दोगे क्या? नहीं उगेगा ना। तो यही कारण है इन ऋतुओं का ज्ञान का। अब कैसे पता चलता है? हर एक सभ्यता में जब हम देखेंगे ना खेती के जो साक्ष्य मिल रहे हैं,
इन्होंने बीजों को इकट्ठा किया, बीजों को बचा के रखा, सबसे उच्च गुणवत्ता वाले बीज बचा के रखे इन्होंने। कैसे बचा के रखे और कहाँ से वो साक्ष्य मिल रहे हैं, तो हर एक स्थिति का हमने पता किया ना, जब अवशेष मिले तब हमें ये अंदाजा हुआ कि कहीं ना कहीं ऐसी चीजों का ऐसी जगहों पे यूज कर रहे थे जहाँ पे वो चीजें हो सकती थी, अन्यथा दूसरी वस्तुओं का नहीं, मतलब दूसरे बीजों का ये यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो समझ गया ना उदाहरण को, बाजरा दोनों जगह हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें मौजूद है, पानी है, जलोढ़ मिट्टी है, वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो फसल उग रही है ना, गन्ना, यूपी में, वो जैसलमेर में उगा दो आप, अगर उगा सकते हो तो नहीं उगा पाओगे। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं ऋतुओं का ज्ञान था इनको। क्यों? क्योंकि वो हमें जो फसलें मिली है ना, जो किस्में मिली है ना, वो कहीं ना कहीं इनके आधार में मिली है। ठीक है, इसलिए ऋतुओं की हमने बात की, समझ आ गया होगा आप। तो ये पॉइंट उतार लेना आप। ठीक है, एक बार उतार लो, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, उतार लिए होंगे आपने ना। अब हम आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमने मौसम नहीं लिखा, यहाँ पे मौसम भी लिख सकते हो आप, मौसम की जानकारी थी। ठीक है, क्वेश्चन देखो मानसून नहीं, मौसम को लेकर पूछ ले तो ठीक है, तो वो सारी चीजें, तो पॉइंट सारे लिखते हुए चलना। अब आगे बात करते हैं। हमने कृषि की बात कर ली कि करते थे, ठीक है, विकास। हमने ऋतुओं की बात कर ली कि हम उगाते थे, लेकिन उगाने के लिए कुछ आवश्यकता तो होगी ना, तो बीजों का संरक्षण, बीजों का चयन और संरक्षण, ये बात हमने कर ली है। अभी उदाहरण दिया जिसमें क्या कि किस प्रकार ये लोग मौसम के हिसाब से अपनी फसलें चुनते होंगे। ठीक है, जब फ्री रहते होंगे, जब मवेशियों के लिए बारिश आ रही है तो मवेशियों को चराने निकल जाते होंगे, जब धूप धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है बहुत सारी, तो उनके लिए घास उगाते होंगे चारा खिलाने के लिए। ठीक है, ऐसे पौधे, हमने पौधे भी देखे ना कि ऐसे पौधे लगा रहते हैं जो बड़े होने के बाद उनकी लकड़ी इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अलग से अगर देखना चाहे ना यहाँ पे, तो देखना बीजों का चयन कर रहे थे ये उच्च क्वालिटी, उच्च क्वालिटी के बीज। साक्ष्य मिले हैं, देखो इसके आधार पर कहा जा रहा है, ये साक्ष्य मिले हैं। और किस सभ्यता में साक्ष्य मिल रहे हैं? ये ग्रामीण सभ्यता में साक्ष्य मिल रहे हैं। शहरी सभ्यता की तो हमने बात भी नहीं की, कोई पॉइंट भी नहीं उठाया। उच्च क्वालिटी के, तो देखो दूसरी सभ्यताओं से कितनी आगे हो गई है। ठीक है, और इस वक्त मिस्र के अंदर पिरामिड बन रहे थे। ठीक है, पिरामिड, तो मिस्र की जब भी बात करेंगे ना, तो वो भी काफी शानदार चीजें हैं राजाओं के लिए। ठीक है, पिरामिड बनाए जाते थे। जब उनकी मौत होती थी ना वहाँ पे, तो उनके सोना चांदी काफी सारी चीजें अंदर रखी जाती थी। अभी भी उनकी खोज चल रही है, अभी भी चल रही है उनकी खोज। तो समझना उच्च क्वालिटी के बीज रखे जाते थे। अब इनका संरक्षण करना था, इनको चयन तो कर रहे हैं ये उच्च क्वालिटी के। अब उच्च क्वालिटी कैसे? ऐसे नहीं है कि ये वो माइको 36 ऐसी किस्में आती है, वो नहीं है। उच्च क्वालिटी के मतलब कि इन्होंने फसल तैयार की। ठीक है, मान लो कि जानवरों के लिए घास तैयार की उन्होंने, घास से उनको पता तो चल गया ना कि बीज के द्वारा ही बीज पैदा हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि फसलें पैदा हो रही है। तो एक बार इन्होंने क्या किया कि घास पैदा ही, सारे बीज को इकट्ठा किया, वापस छिड़काव कर दिया उनका, कर तो दिया, लेकिन आधे उगे ही नहीं, आधे उगे ही नहीं। तो अगली बार इनको पता अंदाजा लगाया होगा ना कि क्यों नहीं उगे, तो फिर इन्होंने चेक किया होगा, तो इन्होंने देखा होगा जो खराब खराब बीज है ना, हम इनको साइड में रख देते हैं और अच्छे अच्छे बीज इकट्ठा अपने पास रखते हैं। फिर अगली बार इन्होंने किया होगा, तब इन्होंने छिड़काव किया होगा उन बीजों का, तब क्या होगा, सारे उग गए होंगे। ठीक है, तो इस आधार पर इन्होंने अंदाजा लगा लिया होगा कि हाँ ये इस प्रकार हो रहा होगा। तो इस तरह इन्होंने बीजों को छांटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उच्च क्वालिटी के बीज इसी को बोलते हैं। ऐसे हरित क्रांति तो अपने देश में भी हुई है। ठीक है, अमेरिका से जो आते थे, उससे पहले तो अ, अमेरिका सड़े हुए गेहूं बेच रहा था, वो कहानी है, वो तो अलग ही बात है। लेकिन उच्च क्वालिटी के बीज इस तरह तैयार कर रहे थे ये लोग। ठीक, अब देखना इन बीजों को, अब इनका संरक्षण करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इन लोगों की। संरक्षण करना कैसे? एक तो लुटेरों से, एक जानवरों से। और आज फसल उगा दी, अब अगले साल फसल उगेगी ना वो तो। ठीक है, तो इन बीजों को रखना, इतने लंबे समय तक रखना
काफ़ी महत्व इम्पोर्टेंट था, ठीक है, और काफ़ी मतलब कि चैलेंजिंग था इनके लिए, ठीक है, काफ़ी परेशानी था, परेशान करने वाला था। खराब हो जाना, ठीक है, गीले हो जाने के बाद अपने आप ही अंदर ही उग जाना, ठीक है, ज़्यादा गर्मी पड़ने पर वो मतलब खोखले हो जाना, तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। इन्होंने क्या किया कि इसके लिए मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना शुरू किया, मिट्टी के बर्तनों का। लेकिन इसमें भी इनके मतलब कि परेशानी आने लगी कि टूट जाते थे, ठीक है, या कीड़े मकोड़े अंदर घुस जाते थे, वो सारी चीज़ें हो रही थी। तो इन्होंने कहीं न कहीं जो प्राकृतिक वनस्पतियों की हमने बात की ना, तो ऐसे पत्तों का यूज़ कर रहे थे इसको कि ताकि उसके पास ये कीड़े मकोड़े जो छोटे-छोटे जो कवक होते हैं ना, वो नहीं आए, ठीक है, लगे ना इसमें, यूज़ कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने कंटेनरों का यूज़ करना शुरू कर दिया, कंटेनर। अब आप कहोगे लोहा तो था नहीं वहाँ पे, देखो लोहे का कंटेनर नहीं बनाया था, ना प्लास्टिक का बनाया था, ठीक है, जो कंटेनर आते हैं ना, वो बड़े-बड़े डिब्बे, मतलब बड़े-बड़े डिब्बे समझ लो, तो वो रोड पे ट्रकें देखी होगी ना, तो ट्रकों के पीछे कितने बड़े वो कंटेनर होते हैं वो, ठीक है, सामान ले जाने लाने के लिए, तो ऐसे कंटेनर नहीं थे। इन्होंने हो सकता है कि लकड़ियों के जोड़-जोड़ के बनाए हों, फिर पत्तों को काफ़ी बारीकी से वहाँ पे सजा दिया हो, ठीक है, ऐसे बना दिया हो कि अंदर कुछ नहीं जा सकता, और ऐसा क्यों किया होगा? ताकि वातावरण सही रहे। आपने मर्चरी देखी होगी, मुर्दाघर, ठीक है, कभी जाना रात में वहाँ पे, गर्मी के मौसम में जाना, ठीक है, जाओगे ना तो आपको एक चीज़ दिखेगी, वहाँ पे एसी चल रही है, वहाँ पे पंखे चल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैसा वातावरण चाहिए उनके लिए, बाकी तो वो सड़ जाएगी। तो यही चीज़ें हैं। अब बीज तो मरे हुए हैं ना, बीज तो जब पानी में जाएँगे, जब पैदा होंगे तब ज़िंदा होंगे ना वापस। अभी तो वो वर्तमान में तो मरे हुए हैं ना, चीज़ समझो इसको, इस चीज़ को। तो कंटेनर का इस्तेमाल किया तो ऐसे वातावरण को पैदा करने के लिए किया होगा, जिस वातावरण से क्या कि ये उनको सुरक्षित रख सके, ठीक है? तो ये पॉइंट लिखना, बीजों का चयन, संरक्षण और कंटेनर का इस्तेमाल, बीजों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, ये पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं ना। अब हमने क्या देख लिया? हमने देखा, देखो कृषि देखा, ठीक है, किस प्रकार इन्होंने शुरुआत में कृषि होगी, फिर हमने क्या देखा, कमेंट करना क्या देखा, ठीक है, कृषि देखा, उसके बाद हमने कंटेनर देखे, बीजों का चयन किस प्रकार किया, और मानव बस्तियों का विकास किस प्रकार हुआ, वो सारी चीजें देखी। अब देखना आगे, भूमि का, ठीक है, भूमि का इस्तेमाल और उर्वरकों का प्रबंधन, ये चीजें हैं, ठीक है, अपना चौथा पॉइंट। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? एक चीज, हमने लोग आए जो देख लिया, हमने वो किस प्रकार उन्होंने फसलें लगाई, ठीक है, फसलें मतलब बीजों का संरक्षण किया, वो हमने देख लिया। किस प्रकार उन्होंने नदियों से पता लगाया कि हाँ कहाँ तक बाढ़ का पानी पहुंच सकता है, कहाँ तक नहीं पहुंच सकता है, उसका उन्होंने अंदाजा लगा लिया। लेकिन वो लोग खेत खेत भी तो तैयार करेंगे ना, तो किस प्रकार तैयार करेंगे? उनको खेत भी तो तैयार करने पड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि बिना खेत तैयार किए बीज को फेंक देंगे और उग जाएंगे, नहीं उगेंगे। तो ठीक है, तो इस्तेमाल या तैयार, दोनों चीजें हैं। अब देखना है यहाँ पे, पहला पॉइंट अगर लिखना चाहें तो पत्थर, पत्थरों का यूज। दूसरा पॉइंट लिखना चाहें तो हड्डियों का यूज। कैसे? ठीक है, पत्थरों का तो हमें समझ में आता है कैसे, खेत को खोदने के लिए किया होगा। लेकिन हड्डियों का कैसे? देखो, मांस खाते थे ये लोग, ठीक है, हड्डियाँ कितनी मतलब मजबूत होती है, आपको भी पता है। दो चीजें देखना, इन्होंने हो सकता है कि हड्डियों को ऐसे खोदने के लिए यूज किया हो, ठीक है। दूसरी चीज, मांस खाते थे ये, हड्डियां नहीं खाते थे, तो वो हो गए। अब इन दोनों चीजों का जो यूज हुआ होगा ना, इनका,
हो सकता है कि खेत खोदने के लिए यूज हुआ नहीं हुआ हो सकता है कि नहीं हुआ हो, लेकिन जो खरपतवार उग जाती है ना, खरपतवार हटाने के लिए। अब मैंने क्यों कहा कि खेत को खोदने के लिए नहीं हुआ, देखो इसलिए कहा कि यहाँ पे हो सकता है कि ये लोग जैसे अभी खेत खोदते हैं ना, वैसे ना खोदते वो छोटे छोटे गड्ढे करते हो, मतलब कि छोटे छोटे गड्ढे यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे थोड़े थोड़े दूर, ठीक है, क्यों इनको अपने खाने के लिए व्यवस्था करनी थी शुरुआत में भोजन की, ना कि व्यापार के लिए, ठीक है, तो आगे चलकर हुआ सारी चीजें, लेकिन शुरुआत में अपने खाने के लिए। तो हो सकता है कि छोटे छोटे गड्ढे खोदते हुए उसमें बीज डाल देते हो, और खड्डा वापस बंद, बीज डाल के खड्डा वापस बंद। और नवीन मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, नई बहा कर लाई हुई मिट्टी है, तो कड़क मिट्टी होती नहीं, मुलायम मिट्टी होती थी, ठीक है, आसानी से हो जाते थे। लेकिन इनका यूज ये सबसे ज्यादा किया होगा ना यहाँ पे, यहाँ से नदी बह के आ रही है, यहाँ से पहाड़ों से, कितने पहाड़ों से होके आ रही है, कितनी जगह से होके आ रही है, कितनी नदी आके मिल रही है, तो कितनी सारी नदी अपने साथ अलग अलग खरपतवार, मतलब चारा, ठीक है, खराब चीजें, फसल के साथ जो चारा उग जाता है ना खेत में, वो खरपतवार उसको बोलते हैं, तो वो चारा तो बहा के ला रही होगी, तो कितना मतलब कि बड़े क्षेत्र में फैल गया होगा और उग गया होगा, जब जमीन गीली रही होगी। तो उनको हटाने के लिए जब जमीन सूख जाती है तो फिर कैसे हटाए, तो हटाने के लिए पत्थरों का या हड्डियों का यूज उस रूप में भी हुआ हो, और गड्ढे करने के यूज में भी इनका हुआ हो। लेकिन गड्ढे करने के लिए ये हो सकता है कि आ, पत्थरों को लकड़ी के बांध कर फिर वो गड्ढे खोदते हो ऐसे, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो भूमि का इस्तेमाल उर्वरकों प्रबंध के लिए एक चीज तो है। दूसरी चीज में देखना, दूसरा पॉइंट है अपना, आ, देखो हमने देखा ना कि ये लोग आए थे, हमने दो चीजों में मवेशियों का इस्तेमाल देख लिया, मतलब भेड़ बकरी, गाय बैल, हाथी घोड़े, हाथी तो नहीं थे, घोड़े तो नहीं थे, घोड़े भी आर्य लेके आए थे, ठीक, घोड़े भी नहीं थे, बाद में मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन वो शहरीकरण में मिले हैं, ठीक है। तो मवेशी का इस्तेमाल अब हमने देख लिया, ऐसे तो हुआ का, क्या इनका गोबर नहीं था क्या, गोबर था ना इनका भी, गोबर, तो हो सकता है कि यहाँ पे इन्होंने गोबर का भी इस्तेमाल किया हो, ठीक है, बीजों को, फसलों को उगाने के लिए पद्धति का इनको पता चल गया हो, ये चीजें हैं। उसके बाद मिट्टी का पोषक तत्व बना रहे इसलिए गोबर का इस्तेमाल किया होगा, तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं, गोबर का इस्तेमाल तो वो खाद के रूप में ही करेंगे, ठीक है, बाकी क्यों करेंगे, वो चीजें हो गई। अब सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती है ना हमारी, इतना इतना पॉइंट हमने पढ़ा है, तो एक चीज हमारे यहाँ पे सामने निकल के आती है, वो निकल के आती है, ठीक है, इन जितने भी पॉइंट अभी तक हमने देखे वहां से एक निकल के आती है फसल चक्रण। फसल चक्रण क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर और शुरुआती दौर में, प्रारंभिक काल में माना जाता है कि सबसे पहले इन्होंने जंगली घास उगाना शुरू किया, हमने पढ़ा भी था। तो जंगली घास के बाद जो साक्ष्य मिल रहे हैं, ठीक है, एक पद्धति आती है कार्बन 14, पढ़ेंगे आगे, कार्बन 14, इसमें क्या होता है कि चीजों को लिया जाता है, वस्तुओं को, पुरानी जो साक्ष्य मिलते हैं उनको उनको फिर देखा जाता है, परखा जाता है, फिर वो काल निर्धारित करते हैं कि हाँ ये इसका, ये इसका, तो गेहूं मिले ना उनका काल बताया गया है, वो मिले वो उनका काल बताया गया है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारी सभ्यताएं, ये आपने जो समय लिखा था ना 3,300, ऐसा नहीं, 7,000 साल पुरानी, सॉरी, आज से 7,000 साल पुरानी भी सभ्यताएं आएंगी, ठीक है, आज से, तो ऐसी चीजें भी आएगी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से फसल चक्रण की इनको जानकारी हो गई थी कि किस मौसम में कौन सी फसल उगानी है, और उसके हिसाब से हमने देखा, देखो उसके हिसाब से ही इसका चयन हो रहा था, उर्वरकों का, उर्वरक का मतलब कि बीज ही होता है, उर्वरक यानी बीज ही होता है। तो उर्वरकों का चयन जो हो रहा था ना, वो फसल चक्रण के हिसाब से हो रहा है, और हमने क्या देखा कि वो बीजों को किस प्रकार संरक्षित करते थे। तो ठीक है, एक बार ये हेडिंग डाल के भूमि इस्तेमाल और उर्वरकों का प्रबंधन और ये तीनों पॉइंट लिखो, ठीक है, आगे बढ़ देखते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा, है ना, बिठा रहा हूँ। कार्बन 14 पद्धति को डिटेल में देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब देखना,
हमने खेत तैयार कर लिए, हमने किसान भी तैयार कर लिए, हमने व्यूज भी बता दिए किस प्रकार हुए, लेकिन एक चीज है हमारे सामने अब, जो आती है सुरक्षा तथा भंडारण। ठीक है, सुरक्षा तथा भंडारण। किताब जब भी पढ़ोगे ना, गाइड पढ़ोगे ना, ये पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको, नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। आपको मिलेंगे प्रारंभिक काल, उसके बाद वाले जो भी काल आए हैं, ठीक है, वो शहरीकरण किस प्रकार था, नगरीय सॉरी टीले किस प्रकार थे, और टीलों से दूर मैदानी भाग पे जो सभ्यता थी वो किस प्रकार थी, उनके बीच में जो डिबेट होती है ना, आलोचनाएं, कि वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये नहीं था, यहाँ पे ये नहीं था, वो सारी चीज़ों को लेकर बात होगी। इस तरह के पॉइंट किताब में आपको कभी नहीं मिले, और वास्तव में सही चीज़ पढ़ने की यही है। ठीक है, सुरक्षा तथा भंडारण, सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाए ना कि हाँ क्या क्या हो सकता है, उसके बाद जो भी सभ्यता पढ़े हम, तो हमें पता रहे कि वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक जो कारण थे ना, जो भौगोलिक स्थिति, हमें पता है चीज़ों की कि यहाँ पे क्या हो सकता है, तो वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं। अब सुरक्षा और भंडारण की बात करें ना हम, तो आप खुद ही सोचिए, अब इतना पढ़ने के बाद क्या सुरक्षा और भंडारण करने के लिए इनके पास लोहे के बर्तन थे क्या? नहीं थे। इनके पास तो पेड़ थे, पौधे थे, खेत थे। इनके पास तो खेतों की दीवारें भी नहीं थी ना, ये तो आए हुए लोग थे अभी, ग्रामीण बस्तियां थी ये तो। ठीक है, अभी तो बस रहे थे ये लोग, इनके पास खेतों के चारों ओर जो दीवारें खड़ी करनी है ना, वो भी नहीं थी। तो वो सारी चीजें हैं, वो तो अभी शुरुआत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता की, और ये तो बहुत बड़ी नगरीय शहरी सभ्यता थी, शहरीकरण था इसमें तो, वो कहाँ से निकल के आया। तो यहाँ पे देखना सुरक्षा भंडारण, अब कैसे करेंगे आप खुद ही बताओ। हो सकता है ये गड्ढे खोदे हो इन्होंने, ठीक है, हो सकता है गड्ढे खोदे हो। गड्ढे क्यों खोदेंगे ये, इंपॉर्टेंट है, ये गड्ढे क्यों खोदेंगे? इस शब्द पे नजर डालना, हम बीजों के संरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं, हम बीजों से तैयार हुए अनाज की बात कर रहे हैं। बीजों को रखने के लिए तो एक मटकी, एक बर्तन में काफी है, ठीक है, तो हमने आसानी से बता दिया कि कंटेनर का यूज किया होगा, उसको पैक करके संभाल के रख दिया होगा, अगले साल काम आएगा। एक मिट्टी के बर्तन में इतने इकट्ठे गए होंगे, रख दिए होंगे, अगले साल काम आएंगे। यहाँ पे बात हो रही भंडारण की, ठीक है। गड्ढों का यूज इन्होंने किया होगा क्यों? जानवरों से और पक्षियों से बचाने के लिए। इसके अलावा बताओ और क्या हो सकता है, जानवरों से और पक्षियों के बचाने के अलावा क्या? गड्ढे में रखेंगे तो ना तो जानवर खा पाएंगे ना पक्षी खा पाएंगे, लेकिन स्थिति इनके सामने आ गई कीड़े मकोड़ों की, कीड़े मकोड़ों की आई होगी ना, कीड़े मकोड़े थोड़ी छोड़ेंगे क्या इन चीजों को, ठीक है। तो जानवरों से और पक्षियों से तो बचा लिया, लेकिन कीड़े मकोड़ों से नहीं बचा पाएंगे ये। तो फिर दूसरी चीज, एक एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे, इसकी बात हम आगे करेंगे। अब तो इधर देखना, सुरक्षा की बात, ये तो भंडारण की बात हो रही है, सुरक्षा की बात करें तो खेत लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे भी ये दिक्कत देंगे। तो इन्होंने क्या किया कि पेड़ उगा दिए, ठीक है, पेड़ उगा दिए, कंटीले, जो भी कंटीले वृक्ष मिले होंगे ना इनको, कहीं पे कहीं से भी लाए होंगे ये, क्या किया इन्होंने, चारों तरफ वो उगा दिए, ठीक है। उससे क्या हुआ कि इनको बाढ़, खेत की बाढ़ तैयार कर ली, दीवारें नहीं थी ना तो बाढ़ तैयार कर ली इन्होंने खेत के चारों ओर, ठीक है, और यहाँ पे पास में अपनी बस्तियां बसा ली। तो इन्होंने खुद भी रक्षा की और पक्षियों से भी रक्षा की, और पक्षियों से रक्षा तो आपको बताया अभी भी नहीं हो पा रही, तो ये क्या करेंगे, ठीक है, तो वो चीजें हैं हमारे सामने। अब एक पॉइंट है, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, अनाज को क्या बड़े बड़े बर्तनों में और टोकरियों में समृद्ध किया गया, ठीक है। अब टोकरियां देखो लोहे की तो थी नहीं, तो शुरुआत में लकड़ी की टोकरियां बनाई होंगी ना, जैसे खोखला भरने के लिए यूज करते हैं ना टोकरियां लकड़ी की, तो उस प्रकार से इन्होंने यूज की होगी। तो लिख देते हैं यहाँ पे अनाजों को, किसके बाद, समझना किसके बाद, इस स्थिति के बाद गड्ढों में इन्होंने किया तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत आई होगी, एक तो जानवरों से पक्षियों को गड्ढों में तो डाल दिया इन्होंने, लेकिन कीड़े मकोड़े तो परेशान किए होंगे, लेकिन दूसरी चीज नमी खा गई होगी इनको, नमी खराब कर देती है अनाज को, आपको पता हो तो,
ठीक है। तो उससे बचाने के लिए अनाजों को इन्होंने टोकरियों में संरक्षित किया होगा, थोड़ी हवा तो लगनी चाहिए ना टोकरियों में, तो ये सारी चीजें रही होंगी। ठीक है, टोकरियों और जो मैंने बोला था ना अभी बड़े बड़े बर्तनों में, तो उनमें कहीं ना संरक्षित किया था। और खेतों के लिए उन्होंने बाढ़ का यूज कर लिया। तो एक बार सुरक्षा और भंडारण डाल के ये लिख दीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा ना। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट डालना है जो अब खुद ही सोच लो क्या डालना पड़ेगा पॉइंट, क्या बच रहा है अब। हमने सब बात कर ली, हमने लोगों में जो प्यार था ना उनकी बात नहीं की। ठीक है, समाज की बात नहीं की हमने, सामाजिक संबंधों की बात नहीं की है। तो पॉइंट डालना सामाजिक संबंधों तथा कृषि का गहरा प्रभाव रहा होगा, प्रभाव रहा होगा। ठीक है, प्रभाव रहा है, लेकिन प्रभाव ऐसे लिख दो बस, प्रभाव रहा है, रही होगा ना, इतने सारे लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तभी तो होगा। अभी तो ट्रैक्टर तो नहीं था उनके पास कि घर से निकले लेके और सारी सभ्यताओं के एक ही दिन में जोत दिए गए, तो ट्रैक्टर तो नहीं था ना। तो एक एक दो दो महीने तो उसको एक एक खेत तैयार करने में लगते होंगे ना, तो अब काफी ज्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी ना, एक व्यक्ति तो खेत तैयार नहीं कर पाएगा। एक खेत बीज लेके आएगा, साइड में रखेगा और वो खेत तैयार करने जाएगा, तब तक कोई आएगा बीज लेके, वो घर पे चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें हो रही होंगी ना इनके समय में, क्योंकि यहाँ पे जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चीज थी। शुरुआत में जिंदा रहना ही सबसे बड़ी चीज थी, और ये लोग जिंदा रहने के लिए कर रहे थे। ये लोग कोई अपने व्यापार क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कार्य नहीं कर रहे थे ना, ये कोई अ, अपना नाम करने के लिए कर रहे थे। ये लोग शुरुआत में जिंदा कैसे रहे हम उसके लिए कर रहे थे। क्यों, कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाता, कभी लोग भूख से मर जाते, कभी पानी में बह के मर जाते, तो ये सारी चीजें आ रही थी। दूसरी चीज, औषधियों का ज्ञान नहीं था ना इनको कि किस औषधि से मतलब शरीर की कैसे रक्षा करे। किसी जानवर ने काट लिया तो मरना ही है, जहर फैल जाएगा। तो वो सारी चीजें इनके सामने थी, वो स्थितियां इनके सामने थी। लेकिन अभी तक यहाँ पे देखो आपकी, हमने धार्मिक चीजों पर कोई बात नहीं की, यहाँ पे भी कुछ धार्मिक चीजें थी, लेकिन हम आगे बात करने वाले हैं। सामाजिक श्रम की आवश्यकता है, इसमें अगर पॉइंट देखें ना हम, सामाजिक श्रम की आवश्यकता, श्रम की आवश्यकता, सामाजिक श्रम की आवश्यकता होती है। देखो सामाजिक श्रम की आवश्यकता, ठीक है, लोगों को। अगला पॉइंट अगर इसमें देखें ना हम, तो वो है सामाजिक संगठन को प्रभावित करना, सामाजिक संगठन को प्रभावित। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें देखें ना हम, तो परिवारों और समुदायों के बीच में समन्वय, परिवारों और समुदायों के बीच में, के बीच में समन्वय, समन्वय मतलब कि समन्वय। ठीक है, समन्वय मतलब समझ रहे हो ना, समन्वय का मतलब कि मिलजुल के रहना। ठीक है, एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ मिलाओ, वो सारी चीजें। यहाँ पे इस क्षेत्र में हम हमारी हेल्प करो, हम वहाँ पे आपकी हेल्प करेंगे, तो ऐसे चीजें जुड़ी हुई चल रही थी होगी इनके साथ। और इतनी चीजें होने के बाद देखना आप, अब थोड़ी कहानी बदलेगी यहाँ पे, कहीं ना कहीं कृषि आगे बढ़ेगी अब। ठीक है, यहाँ से इतना हमने देखा, इतना जो भी हमने देखा ना सीक्वेंस के रूप में देखा, एक भी उससे पहले नहीं हुआ है, उसके बाद ही चीजें आ रही। हमने बीजों को पहले उनका संरक्षण किया, बीजों को चयन किया, उसके बाद हमने भंडारण किया। ठीक है, उसी तरह अब देखना इतनी सारी चीजें कृषि में होने के बाद एक चीज हमारे सामने निकल के आएगी, स्वामित्व। स्वामित्व, कौन सा स्वामित्व? कृषि, शिल्प कला। सोचो यहाँ पे, हो सकता है कि
सारे लोग खेती करने के लिए नहीं जाएं, ठीक है, सारे लोग खेती करने के लिए नहीं जाएं, खेतों में काम करने में सक्षम ना हो तो उनको कहा गया हो कि आप एक ऐसा करो, आप औजार तैयार करो घर पे रह कर। तो कहीं ना कहीं जो सामाजिक प्रभाव पड़ रहा है ना, संगठन प्रभावित हो रहे हैं, पेड़ों सॉरी परिवारों और समुदाय में समन्वय हो रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं एक कारण रहा होगा। कौन सा कारण? स्वामित्व का कारण। कैसा स्वामित्व? यहाँ से शुरू होती है सामाजिक स्तर की शुरुआत, कि कौन लोग कैसा क्या कार्य करेंगे, ठीक है, कोई जाति भेदभाव नहीं हो रहा है यहाँ पे, इस तरह की शुरुआत हो रही। हस्तकला शिल्प सॉरी हस्तकला, हाँ हस्तकला भी यहाँ पे शुरुआत होती है, शिल्प कला से पहले हस्तकला, और बात एक ही है दोनों की, ठीक है। महादेव की मूर्ति मिली है ना, तो उससे हम उसको हम शिल्प कला कहते हैं, लेकिन हस्तकला औजार, पत्थरों के औजार बनाना, मिट्टियों के बर्तन बनाना, इन सारी चीजों को लेकर कृषि का गहरा प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे। किस पे? सामाजिक संबंधों पर। कैसे पड़ रहा है? हमने बीज रखने के लिए बर्तन बनाए, वो हस्तकला ही तो है। वैसे ही मतलब कि चीजें बनाना आसान थोड़ी है क्या, कि बीजों को एक एक साल तक ऐसा रखा जाए, ठीक है, कि खराब ना हो। बड़े बड़े अनाज के बर्तन बनाए गए ताकि उनको रखा जाए सुरक्षित, खराब ना हो। तो कहीं ना कहीं उनको स्वरूप देने वाले लोग भी तो होंगे ना, और वो उसी समाज में तो होंगे ना। तो यहाँ पे एक चीज हमारे सामने निकल के आती है कि स्वामित्व, कृषि को लेकर, शिल्प कला को लेकर, हस्तकला को लेकर। तो ठीक है, तो एक बार ये पॉइंट लिखो आप, स्वामित्व। इस पॉइंट को आप पूरा लिखना, देखो मैं बताऊं जैसे लिखना। इसमें लिखना भूमि का, मैं लिख देता हूँ, भूमि का स्वामित्व तथा संसाधनों का वितरण। भूमि का स्वामित्व तथा संसाधनों का वितरण। हर व्यक्ति के कार्य यहाँ पे हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। कौन बर्तन बनाएगा, उसको बर्तन देंगे तो उसके बदले में लोग उसको कुछ देंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जुड़ाव भी हो रहा था, संबंध भी बन रहे थे, और कहीं ना कहीं एक व्यापार की हल्की सी शुरुआत हो रही थी। और वो व्यापार ऐसा नहीं है कि बर्तन बनाकर मिस्र में चले गए देने के लिए, नहीं। इस सभ्यता के पास में जो सभ्यता होगी ना, उस तक ही पहुंच पाएगी चीजें अभी तक। क्यों? क्योंकि ग्रामीण शुरुआत है, ज्यादा नहीं बढ़ी है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया ना, तो ये सभ्यताएं, आप चुटकी का खेल है, ये खत्म हो चुका है, ये इनका गेम, कि हमें याद गेहूं याद नहीं रहते, गेहूं कहाँ पे आए, हमें लोथल में समुद्री व्यापार याद नहीं रहता, ये खत्म हो गया है इनका खेल। अगर ये चीजें आपको समझ में आ रही हो, नहीं आ रही हो तो क्लास को वापस लेना, क्योंकि इतना डिटेल में मैंने किसी गाइड में भी नहीं देखा कि इतना मतलब कि बता रखा हो पहले, चैप्टर शुरू होने के पहले, उसके बाद कोई शुरुआत की गई हो, ठीक है। तो एक बार ये पॉइंट लिखो, उसके बाद दो पॉइंट और है महत्वपूर्ण, ठीक है। व्यापार की शुरुआत हो गई, अब कृषि का प्रभाव किस प्रकार आगे बढ़ता है वो देखना है। उसके बाद हम सभ्यताओं पर लौटेंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखना, ये लिख लिया होगा आपने, मिटा रहा हूँ, नहीं हुआ तो रोक के लिखना। अब आगे क्या हो सकता है मुझे बताओ, आप खुद सोच के बताओ, कि हमारे लोग समाज एक इकट्ठा कर दिया हमने, ठीक है। आज हम नहीं कर पा रहे, लेकिन पहले तो हमने इकट्ठा कर दिया है, सिंधु घाटी के लोगों को हमने एक साथ मिला दिया है। क्या चीजें हमारे सामने निकल के आ सकती है, खुद सोचो थोड़े। सोचा हो तो वीडियो को रोक के कमेंट कर देना, ठीक है। हम हमारे सामने आ सकती है चीजें, कि एक तो हमारे सामने कृषि कृषि की कितनी सारी तकनीकें आ गई, मौसम का ज्ञान, कठिनाई हो रही है, सूर्य क्या मतलब कि पंचांग था इनके पास, ठीक है। आगे जा चल के हम बात करेंगे, जब सभ्यताएं पढ़ेंगे ना कहाँ पे मिला है, तो बताएंगे आपको कि किस प्रकार पंचांग का यूज करते थे। फसल उगाने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए भी, कि किस मौसम में व्यापार करना अच्छी चीज है, अच्छी है, ठीक है, ताकि हमें कुछ नहीं हो। समझ में नहीं आता इसका पतन कैसे हुआ होगा, काफी सारे कारणों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो भी अधूरे हैं अभी तक, ठीक है। देखना, कृषि तकनीकी, कृषि तकनीकी तकनीकी तथा सांस्कृतिक सांस्कृतिक
विकास पर प्रभाव। अब इसके पॉइंट मुझे देख के लिखाने पड़ेंगे आपको, ठीक है? देख के मतलब कि कोई नहीं छूट, इसका छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, इसका पॉइंट कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है ना, जितना भी, वो सारा निचोड़ इसमें आएगा, और अगला एक जो और पॉइंट है ना उसमें आएगा, ठीक है? पहला तो है इसमें धार्मिक अनुष्ठान। धार्मिक अनुष्ठान, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है? काफी सारी जगहों से मिली है और हर घर से मिली है। कुछ घर छूट गए हों लेकिन हर घर से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अब कहा जाता है कि वो मूर्ति कहीं ना कहीं, जो बीजों का जो प्रजनन होता है ना, समझ रहे हो ना, जो बीज खेत में डालते हैं फिर उगते हैं, फिर वो बड़े होते हैं और वापस उनको अनाज के रूप में प्राप्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उनके लिए मातृ देवी को मतलब कि धन्यवाद दिया है, ठीक है? वो मूर्तियां बनाई है, हर घर में बनाई है, और हो सकता है कि उसकी पूजा की जाती है वो मातृ देवी की। और उसी के आधार पर कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो परंपरा थी ना, वो मातृ सत्तात्मक थी, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे एक मूर्ति मिलती है। तो ये, लेकिन अगर कृषि के हिसाब से अगर उसको जोड़े ना हम धार्मिक अनुष्ठान को लेकर, तो हर घर से मूर्ति मिल रही है। एक जगह से मिल जाती तो सोच लेते हैं कि किसने बना दी होगी। हर घर से मिलना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर कृषि के रूप में अगर बात करें ना, तो बीजों को लेकर, आ, एक माँ कैसे बेटे को जन्म देती है, ठीक है? उसी प्रकार एक धरती माँ किस प्रकार फसल उगा रही है, पैदा कर रही है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं वो प्रजनन की जो बात करती है ना, उसका आधार लेकर तो उसकी बात की जाती है, ठीक है? धार्मिक अनुष्ठान को लेकर तो मातृ देवी की मूर्ति यहाँ पे अब किससे मिली है, कहाँ से मिली है, वो सारी चीजें तो जब सभ्यताएं देखें ना, तब उसमें डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो धार्मिक अनुष्ठान, दूसरा पॉइंट हमारे सामने निकल के आएगा इसमें, वो आएगा कृषि उपकरणों का निर्माण। कृषि उपकरणों का, कृषि उपकरणों का निर्माण की अगर हम बात करें ना, चर्चा करें, तो हमने क्या देखा है, किस प्रकार लोगों ने कृषि की, तो किस प्रकार उनके सामने समस्याएं आती गई, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, ठीक है? किस प्रकार उन उनका निवारण करते गए, और किस प्रकार सामाजिक संबंध स्थापित होने लगे, किस प्रकार परिवारों में और दूसरे परिवारों में जुड़ाव होने लगा, और किस प्रकार एक स्त्रीकरण की शुरुआत हुई, ठीक है? लेवल पे लेवल बढ़ने, बोलते हैं स्त्रीकरण। जो लोग खेती कर रहे थे वो खेती करते रहे, लेकिन उनको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ी तो लोगों ने सोचा कि हाँ, ये तो मैं बना के दे सकता हूँ। उन्होंने बर्तन बना के दे दिए। क्यों? क्योंकि आप इसमें गेहूँ गेहूँ इकट्ठे कीजिए। उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए? तो बोला थोड़ा गेहूँ मुझे दे देना, थोड़े गेहूँ मुझे दे देना, वस्तु विनिमय चल रहा होगा इनका, ठीक है?
सॉरी दोस्तों, आवाज़ चली गई तो मैं एक बार वापस बता रहा हूँ इसको। अगर मुझे नहीं पता कहाँ पे चली गई थी, ठीक है, तो एक बार वापस बता रहा हूँ मैं। देखो, कृषि तकनीकी तथा सांस्कृतिक विकास का प्रभाव पड़ने लगा लोगों के ऊपर। कैसे पड़ने लगा? तो ऐसे पड़ने लगा कि हमने देखा ना किस प्रकार लोग आए, ठीक है। पहले उनको कुछ नहीं पता था कैसे खेती करनी है, कैसे क्या करना है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को जीने के लिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए जो संघर्ष किया, वो संघर्ष कहीं ना कहीं रूप लेता है किसका? कृषि तकनीकी का विकास होने लगा और सांस्कृतिक विकास पर प्रभाव पड़ने लगा। सांस्कृतिक विकास कैसे? तो यहाँ पे क्या हुआ कि समाज जुड़ने लगा, ठीक है। समाज जुड़ने लगा तो अलग अलग समाज तैयार होने लगे। यहाँ पे ऐसी स्थिति आ गई थी। तो धार्मिक अनुष्ठान में मातृ देवी की मूर्ति मिलती है ना, जो हर घर से मूर्तियां मिलती है मातृ देवी की, तो कहीं ना कहीं उससे ये चीज पता चलती है कि ये जो देवी थी ना, तो ये जो खेती कर रहे थे ना लोग, तो सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली ना तो इन कृषि क्षेत्रों से मिली है, ठीक है, और उन लोगों के घरों से ही मिली जो कृषि के पास थे। तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उर्वरता की देवी या प्रकृति की देवी पूजा जैसी प्रथाएं कृषि समाजों में आम थी। और उर्वरता की देवी किसे कहा गया? मतलब कि वो माता देवी की मूर्ति मिली ना उसे। और क्यों कहा गया? जो ये फसल तैयार कर रहे थे ना, वो ही इनका पेट भर रही थी, इसलिए। दूसरी चीज हमने देखी कि कृषि उपकरणों का निर्माण हो गया। तो कृषि उपकरणों का निर्माण मतलब समझे ना चीजों को। हमने देख लिया था किस प्रकार हुआ। धातु विज्ञान, तो शुरुआत में कोई मतलब धातु का नहीं था, लेकिन पत्थरों के औजार से हो सकता है इनको कोई धातु मिली हो, तांबा मिला हो, उससे औजार मतलब यूज किया हो उसका, तो वो चीजें हैं। शिल्प कलाओं का विकास, तो पत्थर के औजार तैयार करना, बर्तन बनाना, ये शिल्प कलाएं तो है ना। माता देवी की मूर्ति तैयार हो गई, शिल्प कलाएं तो है, डिजाइन बना दी, ठीक है, पत्थरों के ऊपर छोटी छोटी आकृतियां बनाने लगे थे, तो वो सारी शिल्प कलाएं तो है। भंडारण, अनाज, बर्तन, ठीक है, तो इन्होंने माप तैयार कर लिए थे यहाँ पे अपने, ठीक है। तो एक बार इनको उतार लीजिए पॉइंटों को, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, लिख लिया होगा, देखो आगे बात करते हैं। देखना अब यहाँ पे सब कुछ पढ़ लिया हमने, मतलब सब कुछ, सभ्यताएं नहीं पढ़ी, मतलब सब कुछ पढ़ लिया कि हमें क्या क्या जानना चाहिए। अब इन्हीं आधारों पे सारी सभ्यताओं को हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या था? आखिरी पॉइंट आता है, और इन सब का आधार वही बनेगा। क्या? एक बात की हमने कृषि की, जो इंपॉर्टेंट थी, एक बात की हमने जलवायु की। क्या ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है या नहीं है? एक दूसरे पे निर्भर है या नहीं है? तो कृषि अनुकूलता और जलवायु अनुकूलता, ठीक है। कृषि अनुकूलता और जलवायु अनुकूलता प्रक्रिया, पॉइंट बनता है हमारा प्रक्रिया, ठीक है। इन्होंने बाढ़ आई होगी तो नए नए स्थान खोजे होंगे कृषि करने के लिए, तो किसका प्रभाव रहा है? जलवायु का प्रभाव रहा है, ठीक है। इन्होंने अच्छी किस्म के बीज तैयार किए होंगे, लेकिन वो धूप में उग पाए होंगे क्या? अगर वो बारिश वाले मौसम के बीज होंगे, ठीक है, बारिश के बाद गर्मी सहन नहीं कर सकते हैं, तो क्या वो उस मौसम में उग पाए होंगे क्या? नहीं उग पाए होंगे ना। किसका प्रभाव रहा है? जलवायु का। तो ऐसी अनुकूलताएं, ठीक है, ऐसी प्रक्रिया, इन्होंने खोजे होंगे रास्ते, किसके? ऐसे स्थान खोजे होंगे, ऐसे बीज खोजे होंगे। अगर बीज ऐसे हैं कि धूप में उग सकते हैं, तो उनको पानी से दूर बोया गया होगा, या ऐसी सभ्यताओं के लिए वो बीज इस्तेमाल में आ रहे होंगे। जैसे कि इधर जहाँ पे भी मतलब पानी की व्यवस्था नहीं थी ना, तो यहाँ पे एक शुतुरमुर्ग देखेंगे हम, ठीक है। शुतुरमुर्ग नहीं है, शुतुरदुई है, ठीक है, वहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, अफगानिस्तान में। तो देखेंगे हम वहाँ पे कि किस प्रकार अलग बीजों का मतलब वहाँ पे मिलता है। तो वो सारी चीजें हैं। तो कृषि अनुकूलता और जलवायु अनुकूलता, ये लिख लेना, एक पॉइंट डाल देना कि नए रास्ते खोजे होंगे कृषि के लिए। अपने हिसाब से पॉइंट बनाना है यहाँ पे पॉइंट बनता, बनाते हैं, देखो कोशिश करते हैं अपने हिसाब से ऐसे बीज खोजे होंगे, ऐसे बीज
खोजे होंगे जो धूप में उगते होंगे, धूप में उग पाते होंगे। इससे आप क्या ये सारी चीज समझ जाओगे कि किस प्रकार अनुकूलता और ये सारी चीजें रही होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां थी ना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस आधार पे पढ़ना है, वो सारी चीजें डिटेल में बात कर ली। नेक्स्ट क्लास में हर एक सभ्यता को इसी आधारों पर वापस पढ़ेंगे। कृषि के आधार पर ग्रामीण सभ्यता कैसी थी, उसके बाद उसी स्थान को वापस अगली क्लास में शहरी में देखेंगे किस प्रकार शहर का निर्माण हुआ, और वो देखेंगे कि किस प्रकार शहर पूरे मतलब कि फैलता गया। सबसे पहले कृषि की बात करेंगे। 7 पॉइंट लिखे ना, पहला पॉइंट खत्म हुआ है कृषि। शुरुआत में 7 पॉइंट लिखे थे ना हमने, तो पहला पॉइंट खत्म हुआ है कौन सा, वो कृषि का। अब शुरू होगी सभ्यताएं इसी आधार पे लेकर। तो इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं आप, खुद सोचिए कितना डिटेल में जा रहे हैं हम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।